हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम देखेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने फ्रांस की हिस्ट्री में देखा कि सिंस वेरी बिगिनिंग जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए, सब में वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स आएंगी वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने का कोई ना कोई प्रयास करेंगी। ये जो वुमेन थी उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स करने पड़ते थे। फ्लावर सेल करना, फ्रूट्स वेजिटेबल सेल करना, कई जगह वुमेन डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम भी करती थीं। वुमेन को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। वो न तो एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी, न तो जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग कर सकती थी। केवल बहुत जो नोबल्स थे या बहुत रिच पीपल थे थर्ड स्टेट के, उन्हीं के लिए ये पॉसिबल था कि वो अपनी डॉटर्स को कॉन्वेंट में भेज दें, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। उनके लाइफ में राइट्स जैसा कुछ नहीं था। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर वुमेन कुछ काम कर रही हैं तो सेम वर्क के लिए उनकी वेजेस मैन से कम हुआ करती थीं। तो वुमेन ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने मैटर्स को डिस्कस करने के लिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स की स्थापना की और कुछ वुमेन ने अपने न्यूज़पेपर्स भी स्थापित किए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब जो हैं फ्रांस में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें से एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्लब था। वुमेन की सबसे मेन डिमांड थी सेम पॉलिटिकल राइट्स लाइक मैन। ये चाहती थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिले, सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले। लेकिन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जब वुमेन को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दे दिया तो ये बड़ी निराश हुई। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो उनकी डिमांड थी राइट टू वोट मिले उनको, उन्हें ये अधिकार मिले कि वो भी असेंबली में इलेक्शन में भाग ले पाएँ और पॉलिटिकल ऑफिस में एक हिस्सा बन पाएँ। उन्हें लगता था कि जब वो असेंबली में इलेक्ट होके पहुंचेंगी तब उनकी आवाज़ ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगी। अर्ली ईयर्स में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने हालांकि कुछ लॉज बनाए थे ताकि वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे उनके लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई फॉर ऑल गर्ल्स। अब उनके फादर उन्हें मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे बिना उनकी सहमति के। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, डिवोर्स को लीगल बनाया गया। अब वुमेन जॉब्स के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकती थीं, आर्टिस्ट बन सकती थीं, वो अपना स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थीं। इतने अधिकार रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने दिए वुमेन को। लेकिन उनको कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिला। इसलिए उनका जो मूवमेंट था, उनकी जो स्ट्रगल थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वो चलती रही। जब रीन ऑफ टेरर आया तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन के क्लब्स को बंद करवा दिया था, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया था। बहुत सारी इम्पोर्टेंट वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया था और कई को मौत की सज़ा भी दे दी गई थी। यहाँ पर एक नाम है ओलिम्पे डी गॉजेस। ये जो है रिवॉल्यूशनरी फ्रांस की एक पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट एक्टिव वुमेन थी। इसने प्रोटेस्ट किया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न के ख़िलाफ़ इसने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इसमें वुमेन को बेसिक राइट्स भी नहीं दिए गए थे और बेसिक राइट्स से भी उनको वंचित रखा गया था। ओलिम्पे डी गॉजेस ने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि उन्होंने वुमेन्स क्लब्स को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया था। तो तुम्हें याद ही होगा कि जैकोबिन गवर्नमेंट एकदम बियर नहीं कर सकती थी, इनटॉलरेंट थी। तो उन्होंने ओलिम्पे डी गॉजेस को अरेस्ट कर लिया। उस पर ट्रेजन यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उसे भी मौत की सज़ा दे दी गई। तो हम देख सकते हैं कि न तो वुमेन को
पॉलिटिकल राइट्स मिले और ना तो वुमेन को ये अधिकार मिल रहा था कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, और जो कोई कॉन्शियस लेडी ने आवाज़ उठाई उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अगले 200 साल तक दुनिया के विभिन्न देशों में, केवल फ्रांस में ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में वुमेन के मूवमेंट चलते रहे और उनके मेन डिमांड थी वोटिंग राइट्स यानी पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वेजेस। ये चलते रहे और 200 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा। 1946 में फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया। तो इतने लंबे समय तक इन्हें अपनी लड़ाई चलानी पड़ी। अब हम आते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी पर। स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, गुलाम प्रथा। तो फ्रांस में स्लेव्स बनाने की प्रथा चली आ रही थी और जैकोबिन शासनकाल का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था स्लेवरी का एबोलिशन। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के पीरियड में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को ख़त्म किया गया था। कैरिबियन सी में फ्रांस की जो कॉलोनीज थीं, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो, यहाँ से कई कमोडिटीज़ जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब प्रोडक्शन होता था। लेकिन इन सभी कॉलोनीज़ में ज़रूरत थी लेबरर्स की। यूरोपियंस इतनी दूर जाके कॉलोनीज़ में, डिस्टेंट लैंड में, अनफेमिलियर लैंड में जाके और काम करना नहीं चाहते थे। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी यहाँ पर, प्लांटेशन ओनर्स के पास शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। तो इसके लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को इस्टेब्लिश किया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज़ के बीच में। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 3 देश के बीच में था, इसीलिए हम इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड करते हैं। इस ट्रेड में फ्रांस से जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, फ्रांस के जो पोर्ट्स थे बॉर्डियक्स या नैंटीस, इन दोनों ही जगहों से व्यापारी जाते थे अफ्रीका। ये अफ्रीकन कोस्ट पर पहुंचते थे और वहाँ से स्लेव्स खरीदते थे। अफ्रीका में कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने इस तरह का सिस्टम बना के रखा था। वो ताकत के बल पर स्लेव्स को कैप्चर करके बांध के रखते थे और उन्हें बेचते थे इन यूरोपियंस को। इन स्लेव्स को शिप्स में पैक कर दिया जाता था और 3 महीने की लंबी यात्रा पर भेज दिया जाता था। इनको कैरिबियंस में लाया जाता था और जहाँ पर प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। इन स्लेव्स से फ्री में मेहनत करवाई जाती थी, लेबर करवाया जाता था और इन्हीं की मेहनत के बल पर यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, इन सब की पूर्ति की जाती थी, सप्लाईज की जाती थी। बॉर्डियक्स और नैंटीस जैसे जो पोर्ट सिटीज़ थे ये बहुत रिच हो गए थे, जिसका रीज़न था स्लेव ट्रेड। पूरे 18th सेंचुरी में फ्रांस में किसी ने भी स्लेवरी पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई आलोचना नहीं की। नेशनल असेंबली राइट्स ऑफ मैन के बारे में तो डिस्कस करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जिसके द्वारा फ्रांस के बाहर रहने वाले जो फ्रेंच पीपल थे इन द कॉलोनीज़, वहाँ पर उनको इक्वालिटी दी जाए, उनको राइट्स ऑफ मैन दिए जाएं। इसके बारे में इन्होंने कोई भी लॉ ऐसे पास नहीं किए, बिकॉज़ जो बड़े बिजनेसमैन थे उनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करती थी। तो बड़े बिजनेसमैन जो थे, रिच पीपल जो थे, वो कभी चाहते नहीं थे कि स्लेव ट्रेड बंद हो। उनकी सारी इनकम स्लेव्स के द्वारा ही होती थी और उनको नाराज़ करना फ्रेंच गवर्नमेंट चाहती नहीं थी। इसलिए ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया जिसमें स्लेवरी को ख़त्म करने की बात की जाए या उन्हें राइट्स ऑफ मैन देने की बात की जाए। जब 1794 में कन्वेंशन बना तो इस कन्वेंशन के द्वारा सारे स्लेव्स को फ्री किया गया। सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ में से सारे स्लेव्स को फ्रीडम दिया गया 1794 में बाय द कन्वेंशन। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं हो पाया क्योंकि
10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ने दोबारा स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तुम्हें याद होगा कि डायरेक्टरी जब बनी तो उसके बाद इंस्टेबिलिटी आई फ्रांस में, और उसी का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बना था और उसने दोबारा स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को समाप्त किया गया 1848 में जाकर, मच लेटर इन 1848।